सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने जुडिशरी को। हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जुडिशल रिव्यू। ये ओरिजिनेट होता है, जो कॉन्सेप्ट है हमारे यूएसए में ओरिजिनेट होता है। मेरे ये चलो एक केस जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद करना। जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशल रिव्यू का मतलब है इज़ अ पावर ऑफ जुडिशरी। ये क्या करता है? एक तरीके से बताता है कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो एग्जामाइन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कि वो चेक कर सकती है। एग्जामाइन मीन्स चेकिंग, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एज पर वो अलाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के साथ या नहीं, वायलेट तो नहीं कर रहे। लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स मतलब जो भी लॉज, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेज हैं, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे रहा है ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, इसको हम कहते हैं जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू हमारे यहाँ पे एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरीके से बेसिक फीचर है ना। जुडिशल रिव्यू इज़ नाउ वेयर बीइंग यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुडिशल रिव्यू को कहीं भी, इस पूरे टर्म को कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सम आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कुछ आर्टिकल्स हैं जो एक्सप्लिसिटली, दैट मीन्स ऑफकोर्स नॉट बाय यूजिंग द वर्ड जुडिशल रिव्यू, बट काफ़ी पावर देते हैं जुडिशल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। जैसे कि आर्टिकल 13 है, जो कि कहता है कि जितने भी लॉज हैं जो कि इनकन्सिस्ट रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 32 है, जो कि कहता है कि राइट टू मूव, हर किसी को राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 226 सेम पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, रिट्स, ऑर्डर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज किसी और पर्पज़ के लिए। और भी आर्टिकल 372 है, जो कि कहता है कि कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, तो इसके साथ डील करता है। तो क्या चीज़, क्या लॉज है जो कंटिन्यू रहेंगे हमारे, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी कुछ लॉज होंगे, तो अब वो आगे कंटिन्यू रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए, तो ये भी कौन बताता है? हमारा जुडिशल रिव्यू के थ्रू हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बताता है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बट मेजर हमने जो है याद कर लिए, उतना बहुत है। ठीक है, इतना सब मत करो। जुडिशल रिव्यू स्कोप इन इंडिया इज़ नैरोअर देन यूएसए। पर ध्यान रखने वाली बात है कि बिकॉज ये यूएसए में ऑरिजिनेट वाला कंसेप्ट है, इंडिया में जो उसका स्कोप है वो थोड़ा सा कैसा है, नैरो है। यहाँ पे वाइड है। वाइड कैसे है, नैरो कैसे है, वो देख लेते हैं। नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इवन इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन जो टर्म है कहीं भी मेंशन नहीं है, वेल, बट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जस्ट है कि नहीं, ये भी चेक करना, साथ में लॉ के प्रोसीजर को फॉलो किया गया है ये भी चेक करना। इसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? दैट इज़ अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या है कि चेकिंग कि जो भी एक्शन लिया गया है क्या वो एक प्रोसीजर से लिया गया है कि नहीं। अपने आप में लॉ को जो है चेक नहीं करता कि लॉ सही है, जस्ट है या नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑल दो आज के टाइम पे इंट्रोड्यूस जरूर हो चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन इन द मेनका गांधी केस, वो एक्सप्लिसिटली लेकिन मेंशन हमारे यहाँ पे नहीं, तो उसको हम कहते हैं जुडिशल रिव्यू। इंपॉर्टेंट फॉर द मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज। तो आर्टिकल 13, 32, 226 एंड 372 ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। अमेरिकन में क्या है, इंडिया में क्या है, किस केस से इसका जो स्कोप है वो बड़ा है, ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। नाउ जुडिशियल एक्टिविज्म एक अनदर टॉपिक है। ये कहता है कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी हमारा यूएसए से ही ओरिजिनेट हुआ। देखो जितने भी आप देखो ना जुडिशरी चीज़ें हैं वो हमने यूएसए से ही अपनाई हैं, तो वी कैन से कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड इन द यूएसए। इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1970s बाय जस्टिस पी.एन. भगवती। और भी बहुत सारे नाम है, बट एक याद रख लो, पी.एन. भगवती हम करते हैं, पहला नाम है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी है क्या? इट रेफर्स टू प्रो एक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज़ अ प्रो एक्टिव रोल, कि एक जो है जुडिशरी का वो काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने प्रो एक्टिवली होके, है ना, बिना उसको लगा कि ये काम तब भी मुझ पर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद प्रोएक्टिव होकर उस रोल को अदा करूँ इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, सो दैट राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहे सिटीजन्स के, एंड इन प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी, जस्टिस जो है बढ़े, है ना, बाय इंटरवीनिंग इन रूल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जिसमें मतलब है क्या, अभी जैसे समझ लीजिए, अभी जुडिशरी, ये हमारा जुडिशरी है, उसको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ना एग्जैक्टली सही नहीं हो रही है,
होगा क्या, अंत में आएंगे मेरे पास ही। तो मैं क्यों ना प्रोएक्टिव होके पहले ही इनकी मदद कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता है गलत हो रहा है। अभी किसी ने बोला नहीं है, मेरे पास कोई कहने आएगा कि देखो गलत हो रहा है, इसको चेक करो। इससे अच्छा है कि मैं खुद से चेक कर लेती हूँ चीज़ों को। तो इसको कहते हैं दैट इज़ अ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आए तो मेंस में पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन वी कैन राइट। प्रोएक्टिव रोल है ना, प्रोटेक्शन के लिए सिटीजन्स के राइट एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस। नाउ कंसेप्ट जो है जुडिशियल हमारे एक्टिविज्म का, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है टू द कंसेप्ट ऑफ PIL। अभी PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ऑल्सो नोन वेरियसली एज सोशल एक्शन लिटिगेशन भी इनको कहते हैं। इनको हम सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है जो ट्रेडिशनल रूल है लोकस स्टैंडी का। अब लोकस स्टैंडी क्या है, इसका मतलब है कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप। लोकस स्टैंडी क्या कहता था कि देखो आपको प्रॉब्लम है, आप आओ कोर्ट में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है और बोला गया है मुझे दिख रहा है कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं तो ये जो परेशानी में है एंड दे कांट गो, या फिर तुमको इतनी अवेयरनेस नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी कह लो, नॉलेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, सो दे कांट गो टू द कोर्ट। तो मैं क्या करूँ, उनके बेसिस पे जाके वहाँ पे पटिशन फाइल कर दूँ, ठीक है, किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो जो ट्रेडिशनल रूल था लोकस स्टैंडी, दैट मीन्स अपना केस खुद ही आपको डाल के आना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। PIL के थ्रू ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप कोई लिटिगेशन डाल सकते हो, उसको हम PIL कहते हैं। केसेस फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस विल नॉट बी इंटर, लेकिन PIL क्या नहीं हो सकता है, कोई लैंडलॉर्ड या फिर टीनेंट का मैटर है तो वो इसमें नहीं आता है, कोई सर्विस मैटर है या कोई पेंशन ग्रेटुटी से लेके कोई कंप्लेंट है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स देयर। एडमिशन से रिगार्डिंग नहीं दे सकते, कोई पटिशन है हमारी अर्ली हियरिंग से रिगार्डिंग नहीं दे सकते कि भैया क्या इस केस पढ़नी है, तो ऐसा नहीं, इन चीज़ों से रिगार्डिंग नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL का जो ऑल दो मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या कर रहा है, वो खुद से लेके केस को आके सॉल्व कर लेगा, है ना। PIL में क्या कर रहा है, कोई और आके फ्रेम कर देगा PIL, फिर कर लेगा। तो एक तरीके से स्कोप जो है प्रमोशन होगा जस्टिस का। अब एक और टर्म होता है दैट इज़ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इसका मतलब है एम्फेसिस जजेस शुड लिमिट देयर रोल टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहता है कि देखो, जुडिशियल रिस्ट्रेंट अनदर कंसेप्ट जो कि कहता है कि जजेस को थोड़ा अपने हद में रह के काम करना चाहिए। रोल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ, रिफ्रेनिंग फ्रॉम मेकिंग और ऑल्टरिंग लॉ, और अपने आप को रोको कि आप मेक नहीं कर सकते या फिर लॉज में बदलाव नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट योर वर्क, है ना, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का काम है। तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, है ना, अपनी हद में रह के क्या करो, काम करो। तो 4 टर्म्स हैं, इनका ज़रूरी था होना पता। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल्स। पार्ट कौन से हमारे 14th A में आते हैं, इनको हमने 42nd और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। आर्टिकल 323A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। पार्लियामेंट चाहे कैन टेक आउट द एडजुडिकेशन ऑफ सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कह सकता है कि जो भी सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे उसको हमारा फ्रॉम सिविल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं लेगा, एंड प्लेस इट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और उसको कहाँ पे जाएगा, वो जो मैटर है कौन डील करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये 323 के एक में आते हैं। वैसे जो 323 है वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। हायरार्की भी बनाई जा सकती है, कैन बी मेड अमंग द एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल्स, को डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत से ट्रिब्यूनल्स हैं, एग्जाम्पल अगर हमने तो नेशनल से कंज्यूमर वो फॉरम है, दैन स्टेट कंज्यूमर फॉरम होता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉरम होता है, देयर इज़ अ हायरार्की। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं विल डील विद मैटर्स सच एज, उनका जो भी काम होगा ना, जैसे कि टैक्सेशन के लिए अलग है, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल लेवल हो सकता है, फूड स्टॉक हो सकता है, रेंट टेनेंसी हो सकता है, इलेक्शंस टू द अलग अलग टाइप के लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल बन सकते हैं, और अलग अलग मैटर्स पर इसीलिए क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए जो आर्टिकल 323 वहाँ पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर द स्पेसिफिक थिंग, लेकिन अगला ही जो इसका सब क्लॉज है वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कौन इस्टेब्लिश करेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना।
नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो तो ये बनाया भी गया है, तो ये सेटअप हुआ था 1985 में। प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में है, एडिशनल ब्रांचेस भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मेंबरशिप ऑफ दैट इज़ राजीव गांधी। इसमें चेयरमैन होते हैं प्लस 65 मेंबर्स होते हैं। प्रेजेंट सेंक्शन जो कि स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे 65 मेंबर्स नहीं होंगे यार, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है शायद, तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, अभी प्रेजेंट में इतने मेंबर्स है। खैर ध्यान रखना कि चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंट इसको कौन करेगा? सेम प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल है तो अप्रूवल ऑफ सीजीआई, लेकिन सीजीआई की अप्रूवल लेता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं जुडिशरी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को कर रहे हैं। टेन्योर इनका 5 साल होता है, या फिर 65 ईयर्स, या फिर 62 ईयर्स फॉर द मेंबर्स। वही सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखा था ना, तो सेम कुछ ऐसा ही है, बस टेन्योर यहाँ पे फिक्स्ड है, वहाँ पे फिक्स नहीं था। 65 चेयरमैन, 62 हमारे मेंबर्स। नॉट बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड, इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर जो कोर्ट में जैसे प्रोसीजर होता है ना, कार्रवाई होती है, उस तरीके से सेम प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। ओरिजिनल का मतलब है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। तो ओरिजिनली आप यहाँ जा सकते हो रिगार्डिंग जो भी रिक्रूटमेंट या फिर सर्विस मैटर से रिगार्डिंग जो भी इशू हो। इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अंडर आती हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफाइंड सर्विसेज, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट, एक आर्टिकल 233 ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, यहाँ पे सिर्फ ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है। अदर मैटर जो कि 323B है एक्चुअली, नॉट ऑलरेडी 323 अपने आप में कोई आर्टिकल नहीं है बेसिकली। उसके 2 सब पार्ट हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की बात कर रहा है, जो कि कहता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकती है, उसने किया भी है, कैट, ठीक है। एंड अदर जो मैटर है वो है हमारा 323B, मतलब जो अदर मैटर के लिए ट्रिब्यूनल बनाना है तो वो इससे डील कर रहे हैं, और वो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से दोनों बना सकते हैं। कैट की हमने बात करी, अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देख लेते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985 को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना सकती हैं, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखने की बात यह है कि स्टेट में भी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं तो कौन बनाएगा? दैट इज बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोड, दैट इज फ्रॉम 233 टू 237, ठीक है। सो बिलो हाई कोर्ट, वो कहता है कि जो हाई कोर्ट से नीचे अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसको हम सेशन जज भी कहते हैं, जब वो क्रिमिनल केसेस को सुनता है। डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं जज की बात करूँ तो ये एक्सरसाइज करता है बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इसके पास होती हैं। जुडिशियल मतलब ऑफकोर्स जज की तरह भी काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा वो भी देखता है। सुपरवाइजरी पावर भी होती है और ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, और भी जो छोटे मोटे कोर्ट हैं उनको भी देखता है। अपील अगेंस्ट हिज ऑर्डर्स लाई टू द हाई कोर्ट, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजमेंट मिली तो आप उसके अपील करके हाई कोर्ट जा सकते हो, बेसिक चीज़। कैन गिव डेथ सेंटेंस इन क्रिमिनल केस, इवन ये डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, जिसको कंफर्म कराना पड़ता है बाय द हाई कोर्ट। जो अपॉइंटमेंट है, जो पोस्टिंग है, जो प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट जजेस की, ये डिसाइड होती है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस कौन डिसाइड करता है? गवर्नर करता है ऑफ द स्टेट, लेकिन किसको कंसल्ट करके? विद द हाई कोर्ट। कर कौन रहा है? गवर्नर, लेकिन किसकी कंसल्टेशन लेना है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। क्वालिफिकेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए? यू नीड टू बी एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years, नॉट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस में आप पहले से नहीं हैं, और शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट खुद आपकी जो है आपको रिकमेंड करे। हाई कोर्ट रिकमेंड करता है मतलब गवर्नर को, गवर्नर के पास चॉइस होती है, कंसल्ट करके फिर वो किसी 5% करे तो 5 में से एक को चूज़ करना तो वो कर लेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनस अदर दैन डिस्ट्रिक्ट, जो भी जजेस होते हैं उसको गवर्नर करता है आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट, दोनों से कंसल्ट करके। दिस इज ऑल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, नॉट सच अ
ग्रेट थिंग, ठीक है आगे देखते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं NLSC। देखिए हमारा एक आर्टिकल है दैट इज़ 39A, उसमें हमारा क्या है 39A इज़ अ DPSP, जो कि कहता है फ्री लीगल एड देनी चाहिए टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। वो कहता है कि गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन दे रहा है ना, कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि फ्री लीगल एड वो दे पाए गरीबों को एंड वीकर सेक्शंस को, सो दैट जो जस्टिस है वो सबको मिले। ऐसा नहीं जो रईस है सिर्फ वही जस्टिस पा सके। आर्टिकल 14 कहें या 22 सब क्लॉज 1 भी कहता है, ऑब्लिगेटरी करता है फॉर द स्टेट, स्टेट को कमांड करता है कि इंश्योर करो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ना 14 के तहत, एंड अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और सबको आप कुछ भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो लीगल बेसिस पे भी दो। सबको हक है कि उसके पास लॉयर हो और उनकी बात को रख सके, केसेस को लड़ सके। सो DPS में 39A, फंडामेंटल राइट का 14 एंड 22 सब क्लॉज 1, ये सब कहीं ना कहीं स्टेट को क्या करें, डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक लीगल जस्टिस को भी इस्टेब्लिश करना है। वो कैसे दिया जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग द फ्री लीगल एड। इसके चलते इन द ईयर 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट आता है, वो इनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी क्या बनती हैं, बॉडीज़ बनती हैं, जैसे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल जो हमारा, जिसको हम कहते हैं नलसा कहते हैं इसको, ये कहता है, ये ले डाउन करता है पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस की किस तरीके से, किसको क्या क्राइटेरिया है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनती है जो कि इम्प्लीमेंट करती है उन सारे लीगल सर्विस के प्रोग्राम्स को। एंड जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो डायरेक्ट जाके प्रोवाइड करती है फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट करती है लोक अदालत को इन द स्टेट। लोक अदालत को भी कंडक्ट करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपनी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो कि एडमिनिस्टर करता है, इम्प्लीमेंट करता है लीगल सर्विसेज प्रोग्राम इन सो फार सो इट रिलेट्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे हाई कोर्ट के पास भी है, ये भी सेम काम करेगा, एडमिनिस्टर इम्प्लीमेंट करेगा लीगल सर्विस के प्रोग्राम्स का। बेसिक चीज़ हमने बता दिया। तो दीज आर लाइक अ सपोर्टिंग एजेंट टू दिस इज़ अ हायरार्की। नेशनल लेवल पे है, स्टेट पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है। ये पॉलिसीज़ बनाएगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा और ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट लीगल एड। ना क्या क्या लोग हैं, कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं फॉर गेटिंग द फ्री लीगल सर्विस। देखिए वुमेन है, चिल्ड्रन है, क्योंकि वुमेन को माना जाता है देर का क्वाइट पिछड़े वो हैं। चिल्ड्रन है, बच्चे, कोई बच्चा है फंस गया 14 साल का, नहीं लड़ पा रहा है वो केस। मेंबर्स जो SC/ST के हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, लेबर क्लास, विक्टिम्स हैं मास डिज़ास्टर के, वायलेंस के, फ्लड के, ड्रॉट के, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के, डिसेबल्ड कोई पर्सन है, पर्सनस इन कस्टडी हैं, persons whose annual income does not exceed 1 lakh। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लीगल सर्विसेज को भी दे देंगे जिसकी 1,25,000 तक हो। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बैगर, मतलब जो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शंस हैं एक तरीके से सोसाइटी को, वल्नरेबल एंड वीकर हैं, तो उनके लिए जो ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, वो पैसे का हिसाब नहीं कर सकते हैं, उन सब के लिए माने क्या है, ये लोग एलिजिबल हैं ना। लोक अदालत क्या है, वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है। अल्टरनेटिव मतलब आइदर तो कोर्ट जाओ, आइदर लोक अदालत जाओ। ये जनरली क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं बर्डन द रेगुलर कोर्ट्स, क्योंकि अगर लोगों के पास 2 जगह जाने का ऑप्शन है, कोर्ट एंड द लोक अदालत, और कोई मैटर है जो लोक अदालत में सॉल्व हो सकता है, तो अगर वो लोक अदालत में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बर्डन है इनका वो कम हो जाएगा। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप आफ्टर इंडिपेंडेंस वर ऑर्गेनाइज इन गुजरात इन 1982। पहले एक लोक अदालत का कैंप लगाया गया इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार गुजरात में। प्रोवाइडली स्टैट्यूटरी बेसिस बाय, लेकिन तब तक ये लीगल नहीं था, कोई इसका कोई एक्ट नहीं था, कोई लॉ नहीं था इसके लिए, बट उसके बाद में हम इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देते हैं बाय लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट करके एक एक्ट लेके आते हैं और कहीं ना कहीं इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देते हैं। इसमें कोई कोर्ट वोट की फ़ीस नहीं लगती, ऑलरेडी जो पेड फ़ी है वो भी रिफ़ंड हो जाती है अगर डिस्प्यूट हमारा सेटल्ड हो जाता है लोक अदालत में। अगर आपने जिसकी कोर्ट में जाके फ़ीस पे कर दी है
और आप लोक अदालत भी चले गए और आपका लोक अदालत में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो आपकी फ़ीस भी वापस आ जाती है वैसे। द अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग होगा तभी तो रिड्यूस होगा ना बर्डन, वरना कोई लोक अदालत के फैसले से कुछ नहीं, दोबारा कोर्ट चला जाएगा तो वही दोबारा तो डबल काम करना हो गया। एंड स्टेटस ऑफ द डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, इसको हम सिविल कोर्ट का ही इसका एक स्टेटस देते हैं। और नॉन अपीलेबल, ध्यान रखने वाली बात है कि आप इससे कहीं और अपील नहीं कर सकते, तो फीस भी नहीं लगती इसमें, अपील भी कहीं और नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब है परमानेंट लोक अदालत। जैसे कि मैंने बताया कि पहले इसको गुजरात में किया गया था ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम, तो ये बिना किसी लॉ के थी, लेकिन बाद में लॉ आता है, दैट इज़ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, और उसकी वजह से हमारी परमानेंट लोक अदालत लगती है। लोक मतलब देखो जनता में जाके अदालत लगाना, ठीक है, बेसिक जैसे कि होता आ रहा था पहले से ही, ठीक है, उनकी समस्या सुनना, दोनों पार्टीज़ को सुन लेना, फैसला दे देना। परमानेंट लोक अदालत हमारी इस्टेब्लिश होती हैं बाय द लॉ लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। चेयरमैन इज़ और वॉज डिस्ट्रिक्ट जज, इसका जो चेयरमैन होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, या फिर कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और या फिर कोई ऐसा पर्सन होता है जिसने कभी ना कहीं जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया है हायर इन रैंक, डिस्ट्रिक्ट जज से भी ऊपर, देन दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। 2 पीपल हैविंग एक्सपीरियंस, तो एक तो चेयरमैन होगा प्लस में 2 मेंबर्स होंगे। मेंबर्स ऐसे जिनको एक्सपीरियंस है, और चेयरमैन ऐसा जिसने जुडिशियल पोस्ट होल्ड करी है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। नो जुरिस्डिक्शन ऑन नॉन कंपाउंडेबल लॉस, देखिए नॉन कंपाउंडेबल लॉस क्या होते हैं, दैट मीन्स ऐसे जिन पे ना हम आप वो नहीं कर सकते, व्हाट वी कॉल कि समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट नहीं हो सकता है, ये काफ़ी मतलब सीरियस क्राइम्स हैं, उनको हम कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल लॉस, तो इनके ऊपर की कोई खास जुरिस्डिक्शन नहीं है। द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज़ अप टू 10 लाख, साथ में अगर कहीं पे पैसे का मैटर है या सॉल्व को पैसे से हो रहा है तो वो भी 10 लाख से ज़्यादा का नहीं है, इसको हम परमानेंट लोक अदालत कहते हैं। अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग है ऑन ऑल द पार्टीज, देयर टू शेल बी बाय अ मेजोरिटी ऑफ द पर्सनस कॉन्स्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत। इसका जो अवार्ड है फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, जो भी हमारी पार्टीज़ हैं, शेल बी बाय मेजोरिटी ऑफ द पर्सनस कॉन्स्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत, है ना, और वो कौन देगा, वो देगा कौन, जितने भी लोग थे लोक अदालत में, जैसे कि बताया एक चेयरमैन होता है और 2 अदर मेंबर, तो उनकी मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा और वो कैसा होगा, बाइंडिंग एंड फाइनल। ये बेसिक चीज़ें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें पता होनी चाहिए लोक अदालत से रिगार्डिंग। नाउ फैमिली कोर्ट, ये इस्टेब्लिश होती है हमारी अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 का, और उनको इस्टेब्लिश कराता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट कराता है लेकिन हाई कोर्ट की अनुमति लेके ऑफकोर्स। स्टेप स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं और ये एक्सक्लूसिवली, मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं ले गए, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटर्स से डील करते हैं, फोकस करते हैं रिकन्सिलेशन पे, मतलब किसी तरीके से जो है दोबारा से चीज़ें ठीक कराई जाए, इस चीज़ पे इनका ज़्यादा फोकस होता है। नो राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, एक लॉयर ही चाहिए इसके लिए, नहीं ऐसा नहीं है, बिना लॉयर के भी आप अपनी बात इसमें आके रख सकते हो, लॉयर की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑब्लिगेटरी टू सेटअप कोर्ट है इन अ सिटी विद मिलियन पॉपुलेशन, ऑब्लिगेटरी है, इच्छा है अगर आपको सेटअप करना है कोर्ट इन सिटी, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी आपको सेटअप करना ही पड़ता है। नॉट बाउंड बाय आर रूल्स ऑफ एविडेंस इन इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1972, ये बाउंड नहीं है बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस। मतलब क्या है, रूल्स ऑफ एविडेंस का मतलब है कि प्रॉपर एक प्रोसीजर उनको फॉलो नहीं करना पड़ता है। एंड राइट टू अपील ओनली वन टू हाई कोर्ट, एक बार आप जाके अपील कर सकते हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, अगर आप फैमिली कोर्ट की डिसीजन से संतुष्ट नहीं होते। अगर थोड़ा सा बात करें तो अपील फैमिली कोर्ट की हाई कोर्ट में लाई कर रही है, अच्छा ग्राम न्यायालय इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि वो ग्राम विलेज के लेवल पे है, और इनके यहाँ पे कोई अपील ही नहीं है लोक अदालत में। बात करते हैं ग्राम न्यायालय, देखो नाम से पता चल रहा है ग्राम मतलब गाँव, और न्यायालय इसका मतलब एक तरीके से जस्टिस करेंगे, न्याय प्रोवाइड कराने वाला है।
ये भी ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 की तहत आते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू जस्टिस एट 2 स्टेप्स। क्या करेंगे? जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस का एक्सेस आपको होगा आपके घर के दरवाजे पे। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनका ये कोर्ट लगता है ना। प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है उसको हम कहते हैं न्याय अधिकारी। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल हिम, न्याय अधिकारी। इनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट करते हैं, सॉरी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट को कंसल्ट करके। मोबाइल कोर्ट विद पावर्स ऑफ द क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। मोबाइल का मतलब क्या है कि चलने फिरने वाला कोर्ट है। मोबाइल है ना, आज किसी गांव में लगेगा, आज किसी गांव में लगेगा, इस तरीके से। और इसके पास पावर क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स दोनों की। इसका फोकस होता है रिकन्सिलेशन एंड कंसिलेटर्स कैन बी अपॉइंटेड, कि रिकनसाइल करो, कैसे ही चीज़ों को सॉल्व कराया जाए। नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एविडेंस बट गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट मीन्स कि प्रॉपर प्रोसीजर जिस तरीके से कोर्ट में काम होता है उस तरीके से यहाँ पे काम करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉर्मल अपना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉर्मल बातचीत से चीज़ों को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। अपील जो है क्रिमिनल केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन में एंड सिविल केसेस में विद डिस्ट्रिक्ट जज के साथ होती है। हर्ड एंड डिस्पोज विद इन 6 मंथ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है 6 महीने का टाइम भी दिया है। तो ग्राम न्यायालय से आप कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 6 मंथ के अंदर अंदर आपका मैटर जो है वो सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, इसमें जो पावर थी ना वो दोनों की थी। देखो 3 ही मोटी मोटी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स, ये देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ से आप एग्जाम्पल्स भी पिकअप करेंगे। देखिए आज से हम थोड़ा सा ये काम और करेंगे एक्स्ट्रा, कि हम पॉलिटी से पिकअप करने की कोशिश करेंगे द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ जाए वरना के लिए ना। तो अच्छा है जो पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स, तो वहीं से ही एग्जाम्पल्स को पिकअप करा जाए। सो इट विच बी अ मच 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 बेटर थिंग। ओके, सो ये थोड़ा सा हम दिमाग में, जैसे कि हम कनेक्ट करके चलेंगे। लोक अदालत अपने आप में काफ़ी अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन, लोगों को सुन रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट स्पेशलाइजेशन के लिए, ग्राम न्यायालय एकदम रूट जो है डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। नालसा से हम सोशल इक्विटी की बात कर रहे हैं, है ना। या so we will try to connect it. छोटी छोटी चीज़ों का बाकी ध्यान रख लेना, that is it. So we've done the whole of this. Need to revise this a lot of times.